नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश। और कोरोना के संक्रमण के इस दौर में जब पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है कि वो अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा कैसे करे, सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि वो अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करे, हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जो लगातार काम करते हुए जिन्होंने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है, और वो हैं नौदरमन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और क्योंकि झारखंड में काफ़ी काम हो रहा है, कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या यहाँ कम भी है, तो ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जो झारखंड यूनिक तौर पे कर रहा है, इसलिए भी ये बातचीत ज़रूरी है। सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे ये जानना है कि मैं देख रहा हूँ लगातार ट्विटर पे आपके यहाँ कई वैसे लोगों ने ट्विटर पर अपना हैंडल बनाया जिनको लगा कि ठीक है, कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं है, तो हम एक ट्विटर पर अकाउंट बना लेंगे और हमने अगर हेमंत सोरेन जी को टैग कर दिया तो हमें सहायता मिल जाएगी। तो कितना टफ है ऐसे वक्त में जब ऐसी आपदा की घड़ी है, इतने लोगों को टैकल कर पाना, उनकी समस्याओं का समाधान कर पाना, और कैसे कर पा रहे हैं आप? ये बात जग जाहिर है और हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आज राज्य ही नहीं, पूरा देश एक महामारी से ग्रसित है। कोरोना कोविड-19 जिसका नाम दिया गया है, और कई देशों से चलते ये अब हमारे राज्य तक में भी घुसा है। लेकिन जब इसकी आहट देश के अंदर सुनाई दी थी तो हमने उसी दिन से इस मुसीबत को निपटने के लिए उपाय सोचना प्रारंभ कर दिया था। और चूँकि उस समय बहुत तेज़ी से अचानक घटनाक्रम बदला, आपको याद होगा कि जब देश के अंदर ये आहट हुई तो सब राज्य धीरे धीरे लॉकडाउन की ओर जा रहे थे। हम भी उसी प्रक्रिया में भी थे और हमने अंततः 20 या 22 तारीख को लगभग मार्च को हमने राज्य में लॉकडाउन घोषणा कर दी। सभी महकमे इस कार्य में लग भी गए। कई जानकारी का आदान प्रदान का कमी होते हुए भी लोग लगे रहे और धीरे धीरे चीज़ें समेट भी रहे थे सभी राज्य अपने अपने तरीके से। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा उन्होंने कर दी। और उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, खासकर मजदूर वर्ग के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, रोज कमाने वाले लोगों के लिए, देखिए झारखंड और साथ जुड़े कुछ राज्य जो हमारे बिहार है, पड़ोसी राज्य है, हमारे बगल में उड़ीसा है, बिहार हैं, यूपी हैं। हमारा ये राज्य एक ऐसा राज्य है जहां हमारे पूरा राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। एक जिला को छोड़कर बाकी सभी राज्य अंतर राज्यों से जुड़े हुए हैं और सभी लोग कुछ कुछ चीज़ों में कुछ समानताएं भी हैं। आज हमारे इस राज्य में गोवा से, बेंगलोर से, महाराष्ट्र से लोग नहीं आते इन जगहों पर, बल्कि यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं। चाहे वो नौकरी करने के लिए जाता हो, चाहे मजदूरी करने के लिए जाता हो, चाहे रोज़मर्रा का काम में जाता हो, सब बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं। और हमें इसका आभास था कि हमारे बहुत बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में गए हुए हैं और जाते रहे हैं। इसकी जानकारी हमें पहले से भी रही है। हमने इस पर तुरंत काम प्रारंभ किया और हम लोगों ने अपने जो सोशल सिस्टम था, हमारा सोशल नेटवर्क सिस्टम था, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, ये तो आज के दिन में आमूमन लोग इसका उपयोग करते हैं। अचानक उसमें जिस तरीके से संदेश आने जाने लगा तो मुझे लगा कि इस तरीके के ये सिस्टम से हम कुछ रास्ता ढूंढ सकते थे।
और इसको लेकर के हम लोगों ने राज्य के अंदर 2 कंट्रोल यूनिट सेटअप किया, एक राज्य के अंदर के लिए और एक राज्य के बाहर जो फंसे लोगों के लिए। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि आज उस सेंटर में 100 लोग 24 घंटा काम करते हैं। जी। पहले पाली में 40 लोग, दूसरे पाली में 40 लोग, और रात के समय 15-20 लोग काम करते हैं एक सेंटर में। आपको विश्वास नहीं होगा कि शुरुआत के दौर में तो एक दिन में कम से कम 15,000, 18,000, 20,000 कॉलें आती थी। अब उसमें थोड़ी सी कमी आई है, और इससे वो इसलिए कि हम बहुत तेज़ी से लोगों को आइडेंटिफाई करते गए, वो कहाँ फंसे हैं, राज्य के बाहर के लोग, उनको हम लोगों ने चिन्हित करना प्रारंभ किया, जगह लोकेशन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद राज्य के अंदर लोगों में क्या समस्या है उसको आइडेंटिफाई किया, और इसके साथ हम लोगों ने जो समस्याएं उत्पन्न होती गई उस समस्या का हम लोग समाधान करते रहे। चाहे वो मूल रूप से जो लोग फंसे पड़े हैं, मजदूर हैं जिनकी रोजगार चली गई है, भुखमरी की पहली समस्या थी। पहली समस्या भुखमरी की, खाएंगे क्या, जी। रोजगार तो ख़त्म ही हो गया। तो हम लोगों ने राज्य के अंदर रहने वाले लोगों के लिए, जो गांव में रहते थे वो तो थे ही, जो शहर में भी गांव से आकर के रोजगार कर रहे थे वो भी गांव चले गए। अब उनके पास भी रोजगार नहीं। आज हम लोगों ने, आज हमारे इस राज्य के अंदर लगभग 5,000 ऐसे जगह को चिन्हित किया है जहां पर खाने बनते हैं। जी जी। और 5,000, और हमारे राज्य में लगभग 4,500 पंचायतें हैं और 5,000 सेंटर्स चल रहे हैं। ये तो लाजवाब काम किया। मतलब आज उनको राशन भी 2 महीने का अभी तक हम लोग दे रहे हैं। आज किचन के माध्यम से हम लोग उनको अनाज, पका हुआ अनाज भी दे रहे हैं, और आज इनको पेंशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के राज्य में आज के दिन में, आज ऑन डेट हम बता सकते हैं कि 6.5 से 7 लाख लोगों को मैं खाना खिला रहा हूँ, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये 12 लाख से ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसको लेकर के हमारी ये बात मैं नहीं कह सकता कि 100% मैं लोगों तक रीच जरूर जा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैक्सिमम नंबर तक हम लोग ज़रूर पहुँच रहे हैं। और कुछ तकनीक की सहयोग भी हम लोगों ने ली। हमने जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं हमारे, जो कई विभाग जो अभी एकदम बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, उन सब विभाग के सभी वरीय पदाधिकारियों को अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। जिलों में प्रभारी दी गई है। सब किसी को डिजीज़, इस संक्रमण का भी जिम्मा दिया गया है, किसी को खाद्य आपूर्ति का जिम्मा दिया गया है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेवारी दिया गया है, किसी को लॉकडाउन का जिम्मेवारी दी गई है, किसी को टेस्टिंग पर मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी दी गई है। इस तरीके के मैंने नंबर ऑफ हम लोगों ने, और मैं आपको बता दूं जो हम लोगों ने सेटअप तैयार किया है वो सेटअप शायद इस देश में सबसे बेहतर सेटअप में से एक हो। हाँ, ये झारखंड में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, और भूख पे आपने लाजवाब काम किया है कि लोगों को खाना मिले, उनको राशन मुहैया कराया जाए और वो सरवाइव कर पाएँ कम से कम लॉकडाउन के दौरान। लेकिन एक होता है कि ठीक है, मेडिकल असिस्टेंस की बात हो कि हम उनको हेल्थ सर्विसेज भी उतनी ही बड़े लेवल पे प्रोवाइड कर पाएँ, तो इसमें सर क्या काम हो रहा है? आज सबसे बड़ा चुनौती हमारा इसी क्षेत्र पर है भी, और अभी आने वाला समय में आएगा भी। वो इसलिए क्योंकि आज जिस संक्रमण से हमें लड़ाई लड़नी है वो संक्रमण थोड़ा असाधारण है। इसके लिए उस संक्रमण से में लगे हुए जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो सीधे तौर पर उससे लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी हैं जो सीधे तौर पर इससे इंटरेक्शन में आते हैं, इनके लिए पर्याप्त मात्रा में
जो उनका मेडिकल किट है वो उपलब्धता। हम लोगों ने कई दिनों पहले से भारत, और चूंकि ये सभी अभी आज के दिन में संक्रमण से लड़ने के लिए जो भी सामान हमें उपलब्ध होने हैं सब केंद्र सरकार के गाइडलाइन के थ्रू, केंद्र सरकार के एजेंसी के थ्रू ही हम तक आना है। और इस मामले में कई पत्राचार होने के बावजूद, कई प्रचार होने के बावजूद भी अभी कल परसों ही हमें एक पहला इंस्टॉलमेंट या पहला ये आया था, हम लोग ऑर्डर हम लोग को प्लेस हुआ। हम लोगों ने 75,000 रुपये का पीपी किट मांगा था तो आया 5,000 किट। हम लोगों ने, हमारे पास थर्मल स्कैनर नहीं था, 100 थर्मल स्कैनर मांगा तो आया है 200 मांगा तो आया है 100, वो भी कल परसों। हमारे पास सीमित संसाधन में मैक्सिमम आउटपुट हम लोग की अभी चुनौती हुई पड़ी है, क्योंकि सामान की उपलब्धता थोड़ा स्लो है। अभी केंद्र सरकार से जो चीज़ें हम तक आनी है वो अभी थोड़ा धीरे धीरे आ रही है। अभी वेंटिलेटर हम लोगों ने 1500 का मांग किया है, लेकिन अभी तक एक भी वेंटिलेटर हमें उपलब्ध नहीं हुआ। हम अपने संसाधनों को ही स्टैंड बाय में रख करके उससे इस संक्रमण से अभी जंग ले रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक इससे हम लोग अब लड़ाई लड़ते हैं। फिर भी एक लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, टेस्ट की जिसकी वजह आपने अभी बताई भी है कि टेस्ट कम हो रहे हैं, सैंपल साइज़ काफ़ी छोटा है, तो गवर्नमेंट से जो कम्युनिकेशन आपका होता है दिल्ली से, वो कम्युनिकेशन कितना इफ़ेक्टिव है, कितना काम कर पा रहा है? स्वाभाविक है कि जब तक टेस्ट नहीं होगा पता कैसे चलेगा। जी। और टेस्ट के मामले में अभी हम 1000 के लगभग पहुँचे हैं, और इसका सिर्फ मूल कारण है हमारे पास संसाधनों की कमी। हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं रही है, कल रात तक नहीं आई। आज मुझे खबर है, मुझे भी उसकी पुख्ता जानकारी नहीं है कि आज शायद एक 25,000 का एक किट, हमें जो सैंपल टेस्ट करने की किट आती है वो आई है। और जो लेबोरेटरीज़ की जो मशीन आती हैं वो मशीन भी 8 मशीन हमारे पास है, जो 4 ही वो ऑपरेशनल है और 4 अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो पाया है, क्योंकि वो ICMR का कुछ गाइडलाइन है, उसके लिए पूरी तैयारी के साथ ही उसको खोला जाता है इसको लेकर। और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा इसमें गति देने की आवश्यकता है केंद्र सरकार को। जो संक्रमित हो गए हैं वो तो उनके सपोर्ट में उनको खड़ा होना ही है। मुझे लगता है कि जो संक्रमित नहीं हुए हैं अभी जो राज्य, उनके प्रति भी उनको गंभीरताएं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की पूरी निगरानी होनी चाहिए कि यहाँ पर और संक्रमण ना बढ़े। इसके लिए जो वहाँ रिक्वायरमेंट हेल्थ सर्विसेज के लिए चाहिए होंगी वो उपलब्ध होनी चाहिए। देश संकट में है और अभी अस्पताल इक्विप्ड नहीं है पूरे देश में। झारखंड की तो बात है ही, लेकिन पूरे देश का ये हाल है। रेलवे के कोचेज को आइसोलेशन वार्ड में बदलने की नौबत आ गई है, तो ऐसे में कैसे चलेगा, कब तक चल पाएगा? बहुत चिंता का विषय है। जब रेलवे बॉगीज आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग है। ये बात मतलब मुझे लगता है कुछ संकेत जरूर बड़े संक्रमण की कर रहा है, क्योंकि ये देश तो वैसे भी कई मामलों में, एक तो 125 करोड़ की ये जनता क्या ये देश है, और इसमें समस्याओं का एक लंबी फहरिस्त है। जो संपन्न देश है वहाँ पर लोगों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो दुनिया के पहले दूसरे स्थान में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाले देश हैं, वहाँ पर मेडिकल व्यवस्थाएं मतलब कोलैप्स कर गई लिटरली। और हम तो अभी तक फिर भी मतलब संक्रमित लोगों का तो दर बढ़ता जा रहा है, लेकिन मृत्यु दर हम कहेंगे कि थोड़ा नॉमिनल धीरे है, रुका नहीं है, बहुत तेज भी नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि ये आपदा है। आपदा कब क्या रूप ले लेगी, कितनी विकराल ले लेगी, कितनी खतरनाक हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी,
ये कहना भी इस डिजास्टर में गलत होगा। एक और सवाल है कि जैसे संक्रमण हुआ, रोगियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, इस बीच में जमात का मामला आया और कुछ खास लोग, कुछ खास जो वर्ग है वो एक खास वर्ग को टारगेट करने लगा इसको लेकर। ये कितना कैसे लेते हैं आप? ये एक संयोग बस है और इसको जाति धर्म से देखने की आवश्यकता नहीं है। लोग इसको जाति धर्म से अगर कोई देखने का प्रयास कर रहा है तो विशुद्ध रूप से वो इसके पीछे एक राजनीतिक एजेंडा है और कुछ नहीं। ये एक साधारण सी बात है। मुझे लगता है कि अगर आप इस घटनाक्रम को देखेंगे तो ये घटनाक्रम में बेचारे जो लोग यहाँ आए, जो जमात का जिनके बारे में लोग जिक्र कर रहे हैं, हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का, ये संक्रमण इस देश में होने से पहले से, हाँ होता ही है, और वो धार्मिक समाज है उनका। और ये पहली बार नहीं, कई वर्षों से आ रहे हैं। लेकिन ये बात हमारे देश के एजेंसीज को मालूम होनी चाहिए थी। क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि दुनिया में एक्टिविटीज़ क्या हो रहे हैं? आज लोग चांद पे क्या होता रहता है वो लोग खबर रखते हैं रोज। आज सूरज के अंदर क्या खलबलियां मच रही हैं उसकी लोग जानकारी रखते हैं। और आज बगल में मलेशिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, लोगों को पता नहीं। अब जब लोगों को पता था कि देश में ये संक्रमण फैल रहा है तो देश, हमारे देश को भी तुरंत अपना सुरक्षा कवच खड़ा कर लेना चाहिए था। ये तो लैप्स है सर। एक चीज़ है कि जब लॉकडाउन आप लोगों ने, मुझे याद है कि आप पूरे दिन मीटिंग कर रहे थे लगातार ऑफिसर्स के साथ, आपने लॉकडाउन का निर्णय लिया। उसके बाद प्रधानमंत्री का रात को संदेश आया उसी दिन और उन्होंने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। क्या कोई एग्जिट प्लान भी है लॉकडाउन का? क्योंकि हर आदमी कहता है कि 14 तारीख के बाद क्या होगा। कि देखिए, देश में सभी राज्य इस संक्रमण से लड़ने के लिए अपने अपने तरीके से अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। शुरुआती दौर में सभी राज्य अपने अपने तरीके से राज्य में आने जाने की व्यवस्था को स्टडी कर रहा था और धीरे धीरे कई राज्य लॉकडाउन की ओर जा रहे थे। हम भी लॉकडाउन की ओर जा चुके थे। अचानक प्रधानमंत्री जी ने, ये तो राज्यों की लॉकडाउन हो रही थी, पूरे देश को उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। और उसके बाद तो अचानक ऐसा लगा कि देश के अंदर एक भूचाल आ गया। वो भूचाल सभी लोगों ने देखा और मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें तो हो गई। अब आगे और चुनौतियां बढ़ेंगी जब ये लॉकडाउन खुलेगा। और ये लॉकडाउन कैसे खुलेगा, कैसे खोलना है, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इतना आसान ना लें लोग कि लॉकडाउन खुलेगा तो सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। हम उम्मीद करेंगे कि चीज़ें नॉर्मल हो, लेकिन अभी का तत्काल स्थिति का जो संकेत है वो बहुत चिंता का विषय है। और इसको लेकर अब लॉकडाउन 14 तारीख के बाद, अभी देश का लॉकडाउन तो देश के प्रधानमंत्री ही बता पाएंगे कि खुलना है कि नहीं खुलना है। राज्य का लॉकडाउन हो कैसे खुलेगा, नहीं खुलेगा, कि क्या होगा, इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत चर्चा कर सकता हूँ। इसके अलावा अब देश के विषय में तो हमारे प्रधानमंत्री जी ज़्यादा बेहतर तरीके से बात को रखेंगे। सर, इतने लोग हम लोगों ने देखी तस्वीरें दिल्ली से निकलते हुए मज़दूरों की, अपने यहाँ भी लोग आए, आपने मदद करके छत्तीसगढ़ से कुछ लोगों को बुलवाया और तमाम राज्यों में आप मदद पहुँचवा रहे हैं। ये जो इतने लोग बेरोज़गार हो गए हैं, एक पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तबाह हो गया है। अब जब मान लीजिए कि अच्छा, रेवेन्यू का भी कोई साधन नहीं, सारी दुकानें बंद हैं, तो स्टेट का जो रेवेन्यू है वो भी लॉस में जा रहा है, देश का तो जा ही रहा है। जब ये लॉकडाउन हटेगा, जब कभी भी हटे और जब स्थितियाँ नॉर्मल होंगी,
कितना बड़ा आर्थिक मतलब सेटबैक लगने वाला है? इस मेरे मामले में तो मैं अपने राज्य के बारे में बता दूंगा कि हमारे राज्य की तो सबसे बुरी हालत होगी। हम तो सबसे बुरे पिटे जाएंगे। और जिस समय से जीएसटी लागू हुआ उसके बाद तो समझ लिए कि देश के सभी राज्यों की रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई है। हमारे पास धन संग्रह करने का पावर कहाँ रहा? किसी भी राज्यों के पास धन संग्रह की व्यवस्थाएं कहाँ रह गई? हाँ, ये बात ज़रूर है कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ कुछ कॉरपोरेशंस हैं जो अपने प्रॉफिटेबल कॉरपोरेशन के रूप में काम करते हैं, जैसे बीएमसी है, दिल्ली का ये है, ये सारे कॉरपोरेशंस जो इनके अपने रिसोर्सेज काफ़ी बड़े हैं। हमारे पास तो मोटा मोटी कहा जाए कि हम लोग की स्थिति तो मुझे लगता है कि देश में सबसे दयनीय स्थिति होगी अगर ये लॉकडाउन अधिक चला, और अगर नहीं भी चलता है तो इससे उभरने के लिए हमें बहुत बहुत कड़ा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए जब तक केंद्र सरकार ऐसे पिछड़ों राज्यों पर विशेष ध्यान नहीं देगी तो शायद इन ऐसे मुसीबत से उबर पाने में बहुत समय लग जाएगा राज्य। अब मैं और सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, अंत में कोई अपील आप करना चाहते हो झारखंड जनता से, कोई संदेश देना चाहते हो, कोई हिदायत देना चाहते हो अगर लोगों को तो? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से मैं अपने राज्यवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि साथियों, हम आज एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं और इस मुसीबत में हम सब मिलकर आज इस संक्रमण से कैसे बचें इसको सोचना पड़ेगा। और इसके लिए आज जो सुझाव दिए जा रहे हैं, जो उपाय बताए जा रहे हैं, दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, हम लोग निरंतर हाथ धोएं, मुंह में मास्क लगा के रहें, और जो संक्रमित लोग हैं वो लोग स्वेच्छा से आकर के हमारे अस्पतालों में अपनी बातों को रख सकते हैं, सुरक्षाकर्मी के पास बातों को रख सकते हैं, थानों में बातों को रख सकते हैं। और आज आपके सामने सिर्फ स्वास्थ्यकर्मी ही आपकी स्वास्थ्य की चिंता में नहीं है, बल्कि आपकी चिंता राज्य का हर वर्ग, चाहे वो पुलिस वर्ग हो, चाहे आम नागरिक है, सब कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि झारखंड में जिस तरीके से हम लोग बहुत आखिरी में किसी तरह, मुझे लगता है कि हमारे इस 3 करोड़ सवा 3 करोड़ लोगों के बीच में मुझे जो पहला दिन एक संक्रमित महिला दिखी तो मुझे थोड़ी सी लगा कि इतने बड़े जनसंख्या में एक लोग मिलना चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो धीरे धीरे आगे हम बढ़ रहे हैं, 2 से 4 हो चुके हैं, आज ये बड़ी मुसीबत का एक आहट हमें दिखाई दे रहा है। इससे बचने के लिए आप निश्चित रूप से सरकार के नियमों का पालन करें और राज्य को और देश की सुरक्षा में एक अपनी भूमिका दें। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, खूब काम करिए, और झारखंड के जो लोग हैं, अगर जो एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग की या सरकार की तरफ से आ रही है उस पर अमल करेंगे तो निश्चित तौर पे जो कोविड-19 का संक्रमण है इसको रोक पाने में हमारी आपकी भूमिका भी जो होनी चाहिए वो होगी। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।